तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 406 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख ही लिया कि लू फेंग अभी ट्रेजर लैंड में जा चुका होता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात थाउजेंड रैन से भी होती है, जो कि उसको बताता है कि तुम यहाँ पे ट्रेजर नहीं खोज पाए, और चारों तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये सभी देखो, यहाँ पर जहाँ नज़र फैलाओगे वहाँ पर ट्रेजर ही ट्रेजर रखी हुई है। वो कहता है कि ये जो प्लेट थोड़ा आप ट्रेजर देख रहे हो ना, वो देखो वहाँ पे सामने 108 माउंटेन्स जो कि टॉलेस्ट हैं वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे दिखाया जाता है कि 108 माउंटेन्स वो सभी एंसेस्ट्रल गॉड के हिडन मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर होते हैं, जिनमें से कि 42 को ले लिया गया होता है, जो कि इस यूनिवर्स के सबसे लकीस्ट गाय होते हैं। अब वो 108 माउंटेन्स को आप इस तरह से समझ लो कि वो एक इनहेरिटेंस पैलेस है, 42 पैलेस ही ऑक्यूपाई हो चुका है, और यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट बैंक था वो भी 1.2 मिलियन ईरास पहले का था। मतलब कि एक एक माउंटेन को एक्वायर करने के लिए बहुत ही लंबा अरसा इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक यूनिवर्स नाइट था डेमन रेस का, जो कि उस इनवैल्यूएबल ट्रेजर को लेने में सक्षम हो चुका था, और वो लकी था। ये सुनकर तो लू फेंग भी थ्रिल हो जाता है कि क्या एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर। तो 1001 आगे कंटिन्यू करते हुए कहता ऑफ कोर्स ये एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का लैंड ऑफ ट्रेजर है। यहाँ पे 108 वैल्यूएबल में एटलीस्ट इनवैल्यूएबल ट्रेजर मौजूद ही होते हैं, और इन सब के साथ कई सारे रेयर वैल्यूएबल्स भी मौजूद होते हैं, जो कि हमारे 20 गॉड पार्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं यहाँ पर। लेकिन उन सबको ले पाना लगभग नामुमकिन देखा जा सकता है। अब फिर लू फेंग उन माउंटेन्स की तरफ देखने लगता है, और लू फेंग जोकिंग में कहता है कि आखिरकार यहाँ पे उन माउंटेन्स को कोई काट कर क्यों नहीं देख लेता कि आखिर उसके अंदर क्या मौजूद है। तो ये सुनकर थाउजेंड रिवर कहता है कि आखिरकार ऐसा करने की हिम्मत किसकी होगी। और एक बात ये भी याद रखो कि ये माउंटेन्स 5 कलर अरोरा रेक के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे हमारे जैसे एम्प्रेस तो उसमें खरोच तक नहीं डाल सकते हैं। यूनिवर्स नाइट जो कि ऐसा कर सकते हैं वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखेंगे। और यहाँ पे कई सारे बेइंग भी हैं जो कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल को चलाते हैं, और अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश किया तो वहाँ पे वो 5 कलर अरोरा रेक के द्वारा इंस्टेंटली मारे जाएंगे। उसके पास कोई डिफेंड करने का भी मौका नहीं रहेगा। जिसके बाद 1001 आगे कहता है कि यहाँ पे 1001 स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें उन वैल्यूबल्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रीशियस वैल्यूबल्स होंगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल उनको पाना होगा। अगर यहाँ पे हम उनके रिक्वायरमेंट्स को भी जान ले, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर कंडीशन भी होती है सबको लेने के लिए, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ लक ही मदद कर सकती है। अगर तुमने यहाँ पर किसी को फाइंड कर लिया और वो तुम्हें सूट करता है, तो यहाँ पे सबसे कमज़ोर भी यहाँ पे किसी ऑर्डिनरी ट्रेजर से ज़्यादा पावरफुल होता है। ये सुनकर तो लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है। अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे ग्रेट एम्प्रेस उस लैंड ऑफ ट्रेजर में लैंड करते हैं, और वहाँ पे कई सारे यूनिवर्स नाइट्स के बंदे भी मौजूद होते हैं। आफ्टर ऑल यहाँ पे इस स्कूल में यूनिवर्स नाइट्स का आना जाना तो लाजमी ही था, और यहाँ पे कई सारे मेंबर्स जो कि सब मेंबर्स थे वो भी आए हुए थे, और वो सभी यूनिवर्स नाइट के थे। अब यहाँ पे रेशियो और किसी एम्पर और यूनिवर्स नाइट का देखा जाए तो यहाँ पे 1000 एम्प्रेस में एक यूनिवर्स नाइट था। ये सभी वहाँ पे होते हैं, और एम्प्रेस तो नाइट को अवॉइड ही करेंगे क्योंकि नाइट एम्प्रेस से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक टावरिंग फिगर एक माउंटेन के अंदर जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस क्रिएचर की नज़र लू फेंग और 1000 रैन की तरफ जाता है, और उसको देखकर वो क्रिएचर कहता है कि ह्यूमंस यहाँ के सबसे मोस्ट एनोइंग क्रिएचर होते हैं। अब यहाँ पे फिगर लू फेंग और 1000 रैन की तरफ आता है, जो कि उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन जो फिगर की स्पीड थी उसके कारण वहाँ पे लू फेंग उस बंदे से जाके टकरा जाता है।
और वहाँ पर वो बहुत दूर जाके गिरता है। अब उस टेरिफाइंग गॉडली पावर से लू फेंग और थाउजेंड रेन बहुत दूर जाके गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है। थाउजेंड रेन यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लू फेंग का चेहरा भी काला पड़ जाता है। अब वो उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे उससे मेंटली कहता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो एक यूनिवर्स नाइट है। अब यहाँ पे लू फेंग को गुस्सा आ गया था कि कोई उसको ऐसे बुली कैसे कर सकता है, सामने यूनिवर्स नाइट ही क्यों ना हो। लू फेंग उससे लड़ने के लिए भिड़ जाता। यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही फ्यूरियस था। अभी के मर्तबा वो इतना फ्यूरियस और एग्रेसिव कभी नहीं था। वो यहाँ पे वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे 5 कलर अरोरा लेक के अंदर हैं, आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकता है, वो हम सबको मारने की कोशिश कर सकता है कैसे। तो थाउजेंड रेन एम्पर रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि उसने हमें मारा नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्स नाइट्स बहुत ही इरा से रह रहे हैं और वो इन रूल्स के बारे में जानते हैं। और वो कहता है वहाँ देखो जो माउंटेन्स वहाँ पे हैं वो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी ब्रोक नहीं हुई है, वो सिर्फ हमें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार हम इसका कर भी क्या सकते हैं। लेकिन हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे नाइट पे चार्ज कर देता है बिना किसी थाउजेंड रेन को फिनिश किए ही। और हमें टॉप ऑफ द माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्रिएचर उन दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं और यहाँ पर वो थोड़ा सरप्राइज भी हो जाता है कि वो ह्यूमन उसके तरफ आ रहा है उसको मारने के लिए। और हमें यहाँ पे उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, ये सिर्फ एक एम्पर लेवल का बंदा है, आखिरकार वो मेरे तरफ कैसे आ सकता है। लेकिन सडनली उसे नोटिस होता है कि वहाँ पे कुछ डेज टाइप का हुआ है और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने पास फ्लेम गॉड क्रिस्टल को लिए हुए था। अब देखा जाए तो ये क्रिस्टल उसके लिए कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन ये एक्सप्लोजन से वो ह्यूमन खुद मारा जा सकता था और अगर यहाँ पे वो ह्यूमन मारा जाता तो यहाँ पे वो नाइट भी उसी के साथ मारा जाता। लू फेंग वहाँ पे अपने पास फ्लेम गॉड क्रिस्टल को लिए हुए था और उसी यूनिवर्स नाइट जो कि बारबेरियन रेस का था उसकी तरफ देखते हुए कहता नाइट क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी एम्पर को बुली करके अपने आप को अकम्प्लिशमेंट दिखा सकते हो। अब यहाँ पे भी लू फेंग ने चाल चला होता है कि यहाँ पे अगर लू फेंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम गॉड क्रिस्टल को लेके उसके पास जाएगा तो यहाँ पे अगर उसको ब्लास्ट किया तो लू फेंग की बॉडी भले ही डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। यहाँ पे इसके कारण उस नाइट के लिए खतरा था क्योंकि लू फेंग की बॉडी डिस्ट्रॉय होगी तो अरोरा लेक के कारण वो नाइट को अटैक करके वहीं पे मार दिया जाएगा और यहाँ पे ये पनिशमेंट उस पे होता। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ बेन से नाइट बहुनिया आइलैंड पे बहुत ही लंबे अरसे पहले से रह रहा है और वो यहाँ पे लैंड ऑफ ट्रेजर में आया जाया करता था और वो जानता था कि आखिरकार कैसे वीक एम्प्रेस को डोमिनेट किया जाए, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा ही पड़ जाता है। अब नाइट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे टेम्पर्स के होते हैं जो कि प्लेस में स्लोली फ्लाई करना जानते हैं, लेकिन एम्प्रेस भी उन्हीं के बीच में ही होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों एग्रेसिव हो गए तो यहाँ पे ये लाजमी है कि उन दोनों में फाइट हो ही सकता है। बाइंस्टाइन नाइट को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, मैं तो ह्यूमंस को पहले से डिसलाइक करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बुली कर रहा था, अगर तुम इसमें कैरी कर सकते हो तुम एक एम्पर होके मेरी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। तो लू फेंग उस बारबेरियन नाइट की तरफ अपने हाथों में फ्लेम गॉड क्रिस्टल लिए हुए देख रहा होता है और वो कहता है कि हाँ मैं ये करूँगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब वहाँ पे चारों तरफ शांति ही शांति होती है। थाउजेंड रेन और उसके ब्लड्स पे उसके लिप्स से ब्लड्स निकल रहे होते हैं और जितने भी पावरफुल बारबेरियन रेसेस के वहाँ पे बंदे मौजूद होते हैं सब लोग उन्हीं पे नज़र डाल लेते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है, तो दूसरा बंदा कहता है कि वो नया है, देखो यहाँ पे एक और स्टूपिड आ गया। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे बेंसन नाइट के वही सारे बंदे बात कर रहे होते हैं, कहते हैं ये इतना भी सरप्राइजिंग नहीं है, वो लोग अभी यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के लॉ के प्रोटेक्शन के अंदर हैं और नाइट उसे हर्ट नहीं कर सकता और साथ ही साथ ये न्यू कमर्स ये डिफरेंट प्रेस का एक स्पेशल बंदा है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब भले ही वैसे ही नाइट यहाँ पे ह्यूमंस के प्रति बहुत ही हॉस्टाइल है और वो इस न्यू कमर को एक
बुली कर रहा है, लेकिन उसे भी अपने आप को बिहेव करना चाहिए। चलो देखते हैं कि आखिर इनमें से कौन क्या करता है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे ह्यूमंस ने उस फ्लेम गॉड क्रिस्टल को अपने हाथों में लिए हुए था और जिस तरह से वो बाइसन की तरफ देख रहा था, अगर यहाँ पे वो ह्यूमन को मारता तो बाइसन भी मारा जाता, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे क्या प्लान होने वाला है। यहाँ पे मोस्टली एम्प्रेस और यूनिवर्स नाइट उन सबको देख रहे होते हैं। हमें सीन चेंज कर माउंटेन के पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और यूनिवर्स नाइट एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और बेंसेन नाइट लू फेंग की तरफ देखकर कहता है इम्प्रेसिव। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा इरिटेट भी होता है और साथ ही साथ वो इंटरेस्टेड भी होता है, क्योंकि आज तक किसी भी ह्यूमन एम्पर ने उससे आके डायरेक्टली ऐसे बहस करने की हिम्मत नहीं जुटाई। और वो कहता है कि ह्यूमन, क्या तुम्हें पता है कि मैं एक यूनिवर्स नाइट हूँ? तो लू फेंग उसकी तरफ देख कर कहता है कि मैं जानता हूँ, तो आखिर तुम क्या कर लोगे? तो बेंसेन नाइट कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे मुझे गुस्सा दिला रहे हो और तुम यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो लू फेंग कहता है कि आखिर क्या है यहाँ पे वीक, आखिर किसी स्ट्रॉन्ग का रिस्पेक्ट क्यों ही करे? इसलिए क्योंकि हम कमजोर ये डरते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हमें मार देंगे और वो यहाँ पे उनकी पावर को एडमायर करते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे 5 कलर अरोरा लेके, तो आखिरकार बताओ कि तुम मेरे साथ क्या ही करने वाले हो? तो ये सुनकर बेंसन को दिखाया जाता है, जो कि सुनकर हंसने लगता है और उसकी आवाज़ साफ फैलने लगती है और वो कहता है कि इंडेड, तुम यहाँ पे मुझसे डर तो नहीं रहे हो, लेकिन ह्यूमन तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हो और मैंने तुम्हारे सेंस को पहचान लिया है और तुम्हें मैं बाहर ज़रूर खोज लूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो स्टूपिड नहीं है? अब यहाँ पे लू फेंग भी बाइसन नाइट की तरफ घूर कर देख रहा होता है। तो चलो मैं आपको बता दूँ कि ये पहला दफ़ा है कि लू फेंग यहाँ पे इस नाइट से पंगा ले रहा है और आगे चल के इससे फाइट भी होने वाली है। और जब लू फेंग अनडाइंग बीइंग बनेगा तो यार नाइट को मारना लू फेंग के लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा, जितना कि अभी लू फेंग को सेक्टर लॉर्ड में रह के इन एम्प्रेस लेवल को मारना होता है। और लू फेंग बाइसन नाइट की तरफ घूर कर देखता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 1000 रेन को, जो कि लू फेंग से टेलीपैथी से बोलते हैं कि इस मसले को भूल जा, तुम्हें यूनिवर्स नाइट से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये यूनिवर्स नाइट आराम से इस टाइम को रिवर्स कर सकते हैं और हम इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं और बेंसन यहाँ पे अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे सहना होगा, क्योंकि हम लोग किसी भी यूनिवर्स नाइट से ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लू फेंग रिप्लाई करते होता है कि 1000 रेन तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे बेंसन नाइट से बिल्कुल भी डरा नहीं होता है। और वहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ने पहले ही ब्लेड रिवर एम्पर की जो न्यूज़ होती है वो पहले ही फैला दी होती है और यहाँ पे कई सारे तो बंदे काउंटलेस क्रिएचर लू फेंग को असैसिनेट करना चाहते हैं और इसकी जो रिवॉर्ड थी वो ऑलरेडी पीक पे जा चुकी थी, जो कि यूनिवर्स नाइट्स को मारने के लिए जितना असैसिनेशन होता है उतना ही होता है। और इसी कारण लू फेंग तो हमेशा के लिए भी छिपा नहीं रह सकता है, उसे भी तो कभी ना कभी यहाँ से निकलना ही होगा, बहुत ही पावरफुल यूनिवर्स नाइट का सामना करना ही होगा। अब लू फेंग कहता है कि यहाँ पे कई सारे सेवरल टॉप रेसेस के बंदे मुझे मारना चाहते हैं, तो आखिरकार मैं यहाँ पे तुम्हें क्यों ही सहूँ? और यहाँ पे बिसाइड में तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी नाइट हो और जब मैं एक अनडाइंग बीइंग बनूंगा तो मैं यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट से 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और मैं फोर्स आर्मर भी पहन लाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे इससे डरने की क्या ही यहाँ पे जरूरत होगी। और लू फेंग यहाँ पे अपने मन में बात कर रहा होता है। अब लू फेंग यहाँ पे सफर नहीं करना चाहता था। यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को, जो उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि तुम सही हो, मैं यहाँ पे एक यूनिवर्स नाइट का एम्पर एनिमी ही क्यों बनाऊं? यहाँ पे अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ पे मैं भी स्टूपिड हूँ, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं गलत होके भी क्या करूँगा। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर बेंसन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक दूसरे बारबेरियन रेस के नाइट को, जो कहता है कि बेंसन तो तुमने फाइनली एक हैंडफुल से इनकाउंटर कर लिया। अब वहाँ पे दिखाया जाता है एक और बंदा, जो उससे कहता है कि ये ह्यूमन न्यू कमर तो तुम्हें कुछ भी यहाँ पे कुछ भी रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा भी होता है जो कहता है कि चलो उसे मार दो और अपने रेपुटेशन को बनाओ। अब यहाँ पे तीनों यूनिवर्स नाइट जोर जोर से हंस रहे होते हैं और वहाँ पे उनकी आवाज़ स्काई में इको कर रही होती है। बात रही एम्प्रेस
यूनिवर्स की, तो वो भी यहाँ पे देख रहे होते हैं और यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है 1000 रेन को, जो कि वहाँ से छिप गया होता है और वो कहता है ओह माय गॉड, क्या ये ह्यूमन पागल हो चुका है। अब ओकेजनली देखा जाए तो यहाँ पे न्यू कमर्स जो आते हैं वो कुछ स्टूबॉर्न होते हैं, वहाँ पे वो कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और उनमें से कुछ यहाँ पे ऐसा कर सकते थे, लेकिन अभी के मर्तबा किसी को लू फेंग की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि लू फेंग है कौन, और सबको लग रहा था कि ये इंसान एक बेवकूफ़ है जो कि यहाँ पे नाइट से पंगा ले रहा है। अब यहाँ पे बेंसन नाइट को दिखाया जाता है जो कि उन सारे दूसरे नाइट के हंसने की आवाज़ को सुन पा रहा होता है। उसका ये आवाज़ सुनकर बहुत ही फेस लाल हो जाता है और वो गुस्सा भी करने लगता है। और ऐसे में मर्द में देखा जाए तो यहाँ पे यूनिवर्स नाइट्स थे और वो इन सब के बारे में केयर करता था, क्योंकि ये आगे चल के उसका मजाक बनाएंगे कि एक एम्पायर लेवल का कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पे इन सब के बारे में बात हो रहा होता है और अब फिर में बेंसन नाइट को दिखाया जाता है जो कि बहुत सोचता है, कहता है कि तुम बहुत कुछ कर रहे, मैं पहले से ही ह्यूमंस को हेट करता आया हूँ और आज तुम्हारी वजह से मैं उन ह्यूमंस को और भी ज़्यादा हेट करने लगा हूँ। अब चलो मेरे सामने घुटनों पे झुको और अपनी गॉडली बॉडी के आधे बॉडी को डिस्ट्रॉय करो, तो मैं यहाँ पे प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो लू फेंग बेंसन नाइट की तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे अपने गॉडली बॉडी के आधे बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और यहाँ पे मुझे घुटनों पे झुका के माफ़ी मांगना चाहते हो, तुम तो सच में मर्सीफुल हो। और क्या होगा कि यहाँ पे मैं तुम्हारी बात न मानूँ, क्या होगा कि तुम यहाँ पे मुझे मार दोगे जब तुम्हें बाहर चांस मिलेगा। मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे डरने वाला हूँ। वो कहता है कि क्या हुआ अगर मैं डरूंगा भी, लेकिन यहाँ पे मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। और वो कहता है कि तुम फेंगचू क्लैन से हो ना, मैंने सही कहा ना। तो बेंसन नाइट कहाँ पे दिखाया जाता है जो कि और भी गुस्सा करने लगता है और यहाँ पे 1000 रेन तो यहाँ पे डर के मारे पूरी तरह से कांप रहा था। अब यहाँ पे बेंसन नाइट लू फेंग से कहता है कि यहाँ पे चलो सिर्फ माफी मांगो। अब यहाँ पे 1000 रेन भी उसको माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। बेंसन नाइट कहता है ह्यूमन, मैं तुम्हारे साहस को एडमायर करता हूँ, लेकिन याद रखो कि मैं बेंसन नाइट यहाँ पे अभी 5 कलर अरोरा के कारण तुम छोड़ सकता हूँ, लेकिन जब तुम बाहर निकलोगे ना उस वक्त तुम्हें देखता हूँ कि कौन बचाने वाला है। लू फेंग भी यहाँ पे उसकी तरफ देख रहा था। अब अगर यहाँ पे बेंसन नाइट को लू फेंग के ब्लेड रिवर एम्पायर के आइडेंटिटी के बारे में पता होता तो यहाँ पे वो बेंसन नाइट लू फेंग पे एक उंगली भी उठाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ पे फेंगच्यू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बहुत ही गुस्सा होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि और अब फिर हमें पीक ऑफ माउंटेन्स पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे बेंसन नाइट और ना ही लू फेंग वो अपने सर को झुकाए थे और यहाँ पे उन दोनों का सर को झुकाना भी बहुत ही नामुमकिन जैसा लग रहा था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। और बेंसन तो कह रहा था कि लू फेंग तुम यहाँ पे माफ़ी मांग लो, लेकिन तभी वहाँ पे एक और वॉइस आती है जो कहती है कि बेंसन। वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक स्नो वाइट फिगर अपीयर हो जाता है जो कि 10 फीट टॉल होता है। उसकी पूरी बॉडी आइस क्यूब से ढकी हुई होती है और उसके ऊपर आइस आर्मर भी लगा हुआ होता है। उसकी फोर्स तो बेंसन नाइट से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। अब जैसे ही बेंसन नाइट उस बंदे को देखता है उसका फेस डार्कन हो जाता है और वो कहता है जो चेंग एम्पर। अब यहाँ पे वो आइस आर्मर उससे कहता है बेंसन, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि तुम ह्यूमंस के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हो, लेकिन वो अभी ही आया है और तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें इतना क्रूअल होने की ज़रूरत है। मैं बस तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें इस एम्प्रेस पे थोड़ा सा आसानी से जाना होना चाहिए। तो ये सुनकर तो लू फेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उसकी तरफ देखकर वो सोचता है कि ये तो सिर्फ एक एम्पर है। अब यहाँ पे लू फेंग 1000 रेन से पूछता है कि 1000 रेन आखिर ये बंदा कौन है, क्योंकि यहाँ पे ये बंदा सिर्फ एक एम्पर होके यहाँ पे ये एक नाइट को ऐसे जवाब दे रहा है। अब 1000 रेन यहाँ पे लू फेंग के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन वो फिर जवाब देता है कि ये जू चोंग एम्पायर है जो कि बोनिया आइलैंड के 3 एम्प्रेस में से एक है और रूमर के अनुसार ये है कि ये एक यूनिवर्स का यूनिक क्रिएचर है और इसकी ओरिजिनल बॉडी ऑलरेडी 40,000 माइल्स लंबी है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एम्पायर से 5,000 टाइम्स ज़्यादा है जो कि यूनिवर्स नाइट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और बिसाइड में देखा जाए तो इसकी टेक्निक्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके पास 2 इनवैल्यूएबल ट्रेजर है जो कि इसने एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल से पाई है और ये इसको स्पेशली
सीरियसली ट्रेन करता है। ऑर्डिनरी नाइट इसका कोई भी मैच नहीं कर सकते, ये इतना पावरफुल है। यहाँ पे लू फेंग जू चैंग की तरफ देखने लगता है और वो सोचने लगता है कि एक यूनिक लाइफ फॉर्म जो कि 40,000 माइल्स लंबा है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन 5,000 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये कितना ही पावरफुल होगा। लू फेंग को विश्वास नहीं होता कि लू फेंग के सामने एक यूनिक क्रिएचर आ चुका है। देखा जाए तो लू फेंग ने सिर्फ 2 ही यूनिक क्रिएचर के बारे में जाना था। पहला तो फॉलन बीस्ट गॉड जो कि यूनिवर्स मास्टर के जैसे ही बॉर्न होता है, मतलब ये कि वो जन्म लेते ही एक यूनिवर्स मास्टर की पावर को होल्ड करता है और यूनिवर्स मास्टर की पावर प्राइमरी के सिटी लीडर की जितनी होती है। अब यहाँ पे दूसरा था माउंटेन सिटिंगर जो कि इस पूरे यूनिवर्स के सबसे माइटिएस्ट बीइंग में से एक होते हैं। और लू फेंग यहाँ पे यूनिक लाइफ फॉर्म के बारे में भी जानता था कि उनकी पावर बहुत ज़्यादा हुआ करती है और उन सबका मुकाबला कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन से नहीं किया जा सकता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि एक यूनिक लाइफ फॉर्म जो कि अनडाइंग लेवल में है और ये इस आइलैंड के टॉप 3 हाईएस्ट में से आता है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि इस यूनिवर्स में बोहनिया आइलैंड से भी अपने अपने टैलेंट से तो मैं टीचर ट्रुयान भी इन सारे टॉप 3 में बेयरली आ सकते हैं। और लू फेंग सोचने लगता है कि जब मैं टीचर इन टॉप 3 में नहीं आएंगे तो होस्ट कितना ये सब बंदे कितना ये स्ट्रॉन्ग होंगे। लू फेंग यहाँ पे ज़्यादा एरोगेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वो इतना क्वालिफाइड नहीं था कि वो जू चोंग एम्परर के सामने एरोगेंट बन सके। और लू फेंग सोचता है कि एक यूनिक लाइफ फॉर्म ये सही है, ये एक स्पेशल लाइफ फॉर्म से भी आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे कई सारे स्पेशल क्रिएचर भी इस एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में आ चुके थे, जो कि लू फेंग कहता है कि ये मेरा चांस है कि मैं अपने थॉट बॉडी को यहाँ पे कंफर्म कर सकूं, जो कि मेरे फ्यूचर में आने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट को नहीं खोजना है बल्कि मुझे उस चीज़ को खोजना है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा सूट करे। अब यहाँ पे थाउजेंड रेन एम्पर लू फेंग से उस बंदे की तारीफ करते हुए कहता है कि हम सभी एम्पर से जू चैंग एम्पर की तरफ से, लेकिन हमारे और उसके गैप के बीच में बहुत बड़ा गैप है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उससे 5,000 टाइम्स स्वीकर है और हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और र्यूमर तो ये भी है कि ब्लेड रूवर एम्पर जो कि अपने आप में एक सेक्टर लॉर्ड में रहकर एम्पर अनडाइंग को मार सकता है, वहीं पे जू चोंग एम्पर भी किसी ऑर्डिनरी नाइट्स को मार सकता है जो कि सिर्फ एक एम्पर ही है। इसी कारण तो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल उसको एक स्पेशल लाइफ फॉर्म की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेंसन नाइट जू चोंग एम्पर से धीमे वॉइस में कहता है कि जू चोंग एम्पर तुम्हें इन सब से बाहर रहना चाहिए। तो ये सुनकर जू चोंग एम्पर जो कि बेंसन नाइट की तरफ देखकर कहता है कि सच में तुम ऐसा कह रहे हो, और वो उसकी तरफ घूरने लगता है। वो कहता है कि पहली दफ़ा ये है कि मैं सिर्फ एक अनडाइंग हूँ और तुम्हें ये पता है यहाँ पे ये एक न्यू कमर ह्यूमन है और तुम्हें पता होना चाहिए कि ह्यूमन्स आपस में भाई होते हैं। तुम्हें मुझे ये कहना चाहिए कि मैं इस सब मसले से बाहर रहूं। अब दिखाया जाता है कि वो उसको बोलता है कि नाइट मैं जानता हूं कि उनकी स्टेटस हाई होती है एम्पर्स से, लेकिन यहाँ पे आखिरकार एक एम्पर्स नाइट को क्यों ही अवॉइड करें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ फाइट बैक कर सकते हो? तुम अभी 5 अरोरा लेक में हो और यहाँ पे किसी को मारना फॉरबिडन है। तुम उसे उसकी अपनी गॉडली बॉडी को बर्न करने के लिए फोर्स कर रहे हो। यहाँ पे भाई चेंग वहाँ पे आगे बढ़ जाता है और हमें भाई जू चोंग एम्पर को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखकर कहता है ह्यूमन। तो यहाँ पे लू फेंग भी इस्तेमाल करता है और जू चेंग एम्पर को यहाँ पे उसके लिए शुक्रिया कहता है। तो जू चेंग एम्पर भी कहता है कि मैंने ज़्यादा मदद नहीं की है, मैं तो आगे चल के यहाँ पे कोई ना कोई इसे रोक ही देता, लेकिन तुम्हें यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए क्योंकि बेंसन नाइट से अब तुम्हारा यहाँ पे मसला हो गया है। तो लू फेंग कहता है कि ठीक है। अब जू चोंग एम्पर भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो यहाँ पे केयर नहीं कर रहा होता है हेट के लिए, लेकिन यहाँ पे उसे पता नहीं था कि आखिरकार लू फेंग के कितने ही एनिमीज हो सकते हैं। यहाँ पे हमें जू चोंग एम्पर को दिखाया जाता है जो लू फेंग से कहते हैं कि तुम मुझे बाद में वर्ल्ड ऑफ क्रोडी में आकर मिल सकते हो, वहाँ पे मुझे देख सकते हो, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके जाने के बाद कि थाउजेंड रेन लू फेंग के पास आके बोलता है कि प्लीज
मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। मैं यहाँ पे तुम्हें सच में किसी नाइट से मिसअप नहीं करवाना चाहता था, वो तो हमारे रास्ते में आ चुका था और इसलिए हम लोग उससे टकरा गए। यहाँ पे हम लोग उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं और वो अपने आप को तो शो ऑफ कर रहा था। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। वहीं पे हमें थोड़े डिस्टेंस में एक क्रीचर को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे वही लोग जू चंग एम्पर और बाइसन नाइट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कितने पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उन सब की बातों को सुनकर कहता लगता है कि यहाँ पे ये लोग मेरी केयर नहीं करते हैं। तो थाउजेंड रेन कहता है कि आखिरकार तुम सब बेवकूफ़ों को क्यों ही ब्लेम कर सकते हो। आखिरकार यहाँ पे कितने एम्प्रस हैं जो कि एक यूनिवर्स नाइट से फाइट करने की गट्स रखते हैं और यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसेस के लिए तो यहाँ पे टॉप 1 लाइक स्पेस बीस्ट भी वो सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों से सिर्फ 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो तो 5000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था और ये सभी अपने स्पेशल यूनिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं। वो थाउजेंड रेन कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत ही खतरे में हैं। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से एक यूनिवर्स नाइट से सामना हो जाएगा तो लू फेंग कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरे पहले से इसको देखता हूँ जाकर। तो यहाँ पे थाउजेंड रेन भी कहता है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए खड़े होकर बात तो नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें यहाँ पे वही सब बातें होती है जो कि बकवास होती है। वही जू चंग एम्पर जो कि 5000 टाइम ज़्यादा पावरफुल है उसी के बारे में होता है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लू फेंग और थाउजेंड रेन एम्पर वहाँ पे फ्लाई करके 1000 ऑफ माइल्स दूर तक जा चुके होते हैं। यहाँ पे उनके रास्ते में 3 एम्प्रस आके उनका रास्ता भी रोक चुके होते हैं और लू फेंग उन 3 एम्प्रस के सामने खड़ा होकर उनको कहता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे हमें उन एम्प्रस को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ देखकर कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा लू फेंग की तरफ देखकर कहता है, ह्यूमन क्या तुम ब्लेड रिवर एम्पर हो। तो ये सुनकर लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता है। अब थाउजेंड रिवर भी लू फेंग की तरफ सरप्राइज होकर कहता है कि क्या तुम सच में ब्लेड रिवर एम्पर हो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन तीनों एम्प्रस को उसकी तरफ देखकर कहता है कि चलो ह्यूमन यहाँ पे छिपना बंद करो। और यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे कोई भी ऐसा सिंगल एम्पर का बंदा नहीं है जो कि तुमसे मैच कर सके एक्सेप्ट यहाँ पे ब्लेड रिवर एम्पर। और यहाँ पे तुम ही ब्लेड रिवर एम्पर हो सकते हो और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और फाइनली मैंने तुम्हें देख भी लिया है। बाइसन नाइट इतना स्टूपिड था कि वो तुमसे मिसअप कर लिया, वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता। नहीं तो अगर वो तुम्हारे बारे में जानता तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ पे ऑटमन रेस और डेमन रेस ने तो पहले से ही तुमको हंट डाउन करने के लिए बहुत ही हेवली रिवॉर्ड को रख लिया है। यहाँ पे हम लोग तुम्हें मारकर उसको ले सकते हैं। अब लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ पे लू फेंग थाउजेंड रेन के साथ वहां से निकलने लगता है। वो सारे बैटल जो बीटल टाइप के क्रिएचर होते हैं जो सब में फैला देता है कि यहाँ पे ब्लेड रिवर एम्पर है, ब्लेड रिवर एम्पर है। अब यहाँ पे सभी रिप्लाई करते हैं कि ब्लेड रिवर एम्पर क्या, यहाँ पे ब्लेड रिवर एम्पर है। यहाँ पे सबको विश्वास नहीं होता है कि यहाँ पे ब्लेड रिवर एम्पर कहाँ है और सब लोग ब्लेड रिवर एम्पर को खोजने लगते हैं कि आखिर वो है क्या। जो हमें उसी बीटल लाइक क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये वही इंसान है जो कि बाइसन नाइट्स को वहाँ पे माउंटेन में झगड़ा हुआ था और वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहा था। और यहाँ पे मैंने 9 डोमेन अलायंस में उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन को भी देखा है और वो यहाँ पे अपने टोकन्स के मुताबिक आया है जो कि इनक्रेडिबल टैलेंट्स को दिया जाता है। और हमारे इन्फॉर्मेशन इतना आसान नहीं था उसको खोजने के लिए, लेकिन हमें उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है कि यहाँ पे ये ब्लेड रिवर एम्पर आया हुआ है। यहाँ पे वो सब बात कर रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ पे तो लू फेंग को मारना ही चाहेंगे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जितने पावरफुल बंदे होते हैं वो सब कहते हैं कि वो नया आने वाला बंदा ही ब्लेड रिवर एम्पर है। जो एम्पर को दिखाया जाता है जो कि बात करते हैं और कहते हैं कि वो तो ब्लेड रिवर एम्पर है। और जब तक कि यहाँ पे लगता है कि एक और सुपर टैलेंट आने वाला है और यहाँ पे 2 सुपर टैलेंट्स एक साथ के आना इम्पॉसिबल था और प्रोबेबिलिटी तो यही है कि ब्लेड रिवर एम्पर ही लू फेंग है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बात करते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली वो ब्लेड रिवर एम्पर है। तो मतलब ये हुआ कि वो इस जगह पे सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड लेवल का बंदा होने के बावजूद भी आया है। वो कहता है इम्प्रेसिव, ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्स नाइट के सामने भी नहीं झुकने वाला है और वो एरोगेंट तो है ही। दिखाया जाता है कि ये न्यूज चौथा फैल से जाती है और यहाँ पे बहुत ही बकवास लिखी हुई होती है जो कि ऐसे ही आप लोग जानते हो कि लू फेंग तो उस सेक्टर लॉर्ड में रहकर एक एम्पर को मार सकता है
है। यही सब बातें होने लगती है। अब वो बंदा कहता है कि अगर यहाँ पे वो एम्पर लेवल का बन गया तो क्या वो सच में एक यूनिवर्स नाइट को मार सकता है? वो तो कोई स्पेशल लाइफ फॉर्म भी नहीं है, बल्कि वो एक मामूली इंसान है और वो ना कोई स्पेशल क्रिएचर है, फिर भी वो इतना पावरफुल बंदा है जो कि इतने फेम को ला पाया है। और डिमोनरेस ऑटोमोनरेस तो लू फेंग को मारना भी चाहते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या लू फेंग उन सबसे कैसे बचता है और लू फेंग आगे क्या करेगा कि वो इन सब परेशानियों से निजात पा लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।